हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र और हम देखने वाले हैं कि इस प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप भी कक्षा 10वीं में हैं तो इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और दूसरे नंबर पे है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है और इस सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। पूर्णांक 75 नंबर का है और प्रश्न देखते हैं कौन कौन से आए थे इसमें। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो ऑप्शन आ में है 3 कालों में, फिर है 4 कालों में, 7 कालों में या फिर 8 कालों में। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा 4 कालों में, जिसमें कि है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बा करेक्ट हो जाएगा, बा ऑप्शन। अगला है दूसरा प्रश्न परसु का अर्थ होता है। परसु का अर्थ होता है फरसा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसने दी है? भारत मुनि, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। जिसका मतलब होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, सर कंडे का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें पूछा गया है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसके पहले पद को क्या कहते हैं? तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें पूछा गया है माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। किसका झुंड चर रहा था? चिड़ियों का, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, चिड़ियों का। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और 6 आए थे 1 नंबर के, तो कुल 6 नंबर का दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बिंदी बिंदी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? अवध, इसका करेक्ट हो जाएगा, अवध भाषा में। अगला है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुभव, इसका अनुभव करेक्ट हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। अगले प्रश्न पूछा गया विस्तृत कलेवर वाले काव्य को बिंदी बिंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं, तीसरे में हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद पूछा गया दिल्ली चलो का नारा बिंदी बिंदी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चौथे में हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। पांचवें में पूछा गया है बिंदी बिंदी वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो विधानवाचक वाक्य से, तो इसमें विधानवाचक हो जाएगा पांचवे में। इसके बाद है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर बिंदी बिंदी बनाते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सहनाई बनाते थे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कि सत्य असत्य पूछा गया है और इसमें लिखा हुआ है सूरदास के पद में तेल की गागर श्री कृष्ण को कहा गया है। तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है, गोपियों को कहा गया था। अगला है दूसरा प्रश्न जिसमें कि है संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है। यह भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, 33, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। तो ये करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, पहले और दूसरे इनकरेक्ट है। चौथे में पूछा गया है लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, चौथा भी। इसके बाद पूछा गया पांचवे में वाच्य के 4 प्रकार हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत है। ये 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। अगला है छठवां जिसमें पूछा गया लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। यह भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा इनकरेक्ट है और तीसरा
और छठवां करेक्ट है। तीसरा, चौथा, छठवां करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जिसमें पूछा गया सही का जोड़ी मिलान कर लिखिए। और स्तंभ आ है, स्तंभ बा यहाँ पे दिए गए हैं। स्तंभ आ में पूछा गया भृगुकुल के ध्वज, भृगुकुल के ध्वज किसको कहा जाता है? परशुराम जी को। तो इसका टा में यहाँ पे लिखा हुआ है परशुराम, इसका पहले का हो जाएगा परशुराम। दूसरे में पूछा गया है दोहा, दोहा कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद, 4 नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद उनको बोलते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या समान होती है, उनको सममात्रिक छंद कहते हैं। और दोहा कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरे में पूछा गया कहानी के तत्व, तो कहानी के तत्व 4, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, 4 के बाद 6, 4, तो तीसरे में हो जाएगा 4। फिर है यहाँ पे पूछा गया है निस्तब्धता, इसका क्या अर्थ होता है निस्तब्धता का? तो सन्नाटा, गा ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है सन्नाटा, इसका हो जाएगा सन्नाटा। फिर है गले का हार, गले का हार मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्रिय, खा ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है बहुत प्रिय। फिर छठवें ऑप्शन में है महतारी, महतारी का मतलब होता है माता, का ऑप्शन में लिखा हुआ है माता, तो ऐसे आप इसको मिलान कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो जिसमें कि पहले में पूछा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था? तो ये जब स्वयंवर में राम लक्ष्मण गए थे उस समय की ये घटना है, जब उन्होंने धनुष तोड़ा था। फिर उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन का मतलब होता है तेज करना या किसी चीज को बढ़ा देना। तो स्थायी भाव के जो भाव होता है उसको बढ़ा देने वाले जो तत्व होते हैं, जो कारक होते हैं, उन्हें ही उद्दीपन कहते हैं। फिर तीसरे में पूछा गया बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो यह चलती थी कार्तिक से फाल्गुन, फाल्गुन तक, कार्तिक से फाल्गुन तक चलती थी। तीसरे में हो जाएगा कार्तिक से फाल्गुन। चौथे में पूछा गया है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि होगी। पांचवें में पूछा गया है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। इसके बाद पूछा गया है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है देहाती दुनिया को। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके बाद 2-2 अंक के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पहले में पूछा गया है रीति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जिसमें श्रृंगारिता आप लिख सकते हैं या फिर दाताओं का वर्णन, कवियों द्वारा आश्रयदाताओं का वर्णन, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए आप, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है उस चीज़ की। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 11 है यहाँ पे, तो शायद आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 11 महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ पे महाकाव्य लिखा हुआ है, जिसकी और इसके अथवा में है चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सही लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 जो है इसमें लिखा हुआ है रिपोर्टाज किसे कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्टाज वाला, इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना, बार बार पूछा जाता है। इसी प्रकार बाकी भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 में यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, और जिसमें कि पहले में पूछा गया जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको बोलते हैं किंवदंती। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे लिखते हैं किंवदंती, किंवदंती बोलता है उसको। फिर इसके बाद है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है मितव्ययी। इसके अथवा में मुहावरे पूछे गए हैं आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना, और 4 चांद लगाना यानी कि किसी चीज की शोभा को बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। फिर प्रश्न क्रमांक 17 है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लिखिए, और ये सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 से 3-3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और जिसमें कि सप्रसंग व्याख्या पूछा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 21 में है धूम्रपान को रोकने के लिए
उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। और यहाँ पे गद्यांश को और काव्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है प्रश्न क्रमांक 21 में। अगला प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने जिले की जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 अंक का है। और इसके अथवा में समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। और सबसे अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये था प्रश्न पत्र। बाकी अगर आपको इसी प्रकार के और भी किसी विषय के प्रश्न पत्रों को देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।